नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे समुद्री परिवहन में व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता पर। साथियों, ये इकोनॉमी और आईआर सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। अगर बात करें न्यूज की, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड ने दुनिया के प्रमुख व्यापार मार्गों को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक तनाव जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक व्यापार में बढ़ते व्यवधानों पर चिंता जताई है। और जब जब भी यूनाइटेड नेशन का कोई संगठन इस तरह की चिंता जाहिर करता है, आप मान के चलिए यूपीएससी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं जलमार्ग की, वाटरवेज की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जलमार्ग सबसे उपयुक्त एवं सस्ते विकल्प हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है, जो रेलवे, सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से आंतरिक इलाकों में यानी किसी देश के इंटरनल एरिया में वो पहुंचते हैं। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अंतर्देशीय जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन या सामुद्रिक जल परिवहन। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग में प्रमुख अवरोधक बिंदुओं की। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। होर्मुज जलडमरू मध्य मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से तेल लादान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, रूट है। दुनिया के तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है। अब बात करते हैं मलक्का जलडमरू मध्य की। मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच मलक्का जलडमरू मध्य विश्व स्तर पर सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। यह हिंद महासागर और साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जिससे यह यूरोप, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग बन जाता है। अब बात करते हैं स्वेज नहर की। भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट है। यह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास वैकल्पिक मार्ग की तुलना में यात्रा की दूरी और समय को बहुत कम कर देता है। अब बात करते हैं पनामा नहर की। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली ये पनामा नहर अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर लंबी और जोखिम भरी यात्रा से बचने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं ताइवान जलडमरू मध्य की। ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से अलग करने वाला ताइवान जलडमरू मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र में नौगमन के लिए आवश्यक है। यह चीन, ताइवान, जापान और अन्य एशियाई देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए भारी तस्करी वाला जल मार्ग है, वाटरवेज है। अब बात करते हैं व्यापार मार्गों पर होने वाले व्यवधानों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वेज नहर की। अंकटाड का अनुमान है पिछले 2 महीनों में स्वेज नहर से गुजरने वाले साप्ताहिक पारगमन में 42% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा डेटा है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से होकर के गुजरता है। स्वेज नहर की लोकेशन को आपको दिखाना चाहूंगा। ये है स्वेज नहर वाला रूट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरता है। जहाजों को अब केप ऑफ गुड होप मार्ग अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये केप ऑफ गुड होप, यह वाला नीचे वाला हिस्सा माना जाता है साउथ अफ्रीका के, जिसमें पूरे अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाना शामिल है। ये जो देख रहे हैं आप, रेड वाला है, ये ओल्ड रूट से दर्शाया गया है, और ग्रीन वाला है ये पट्टी, ये न्यू रूट आप देख रहे हैं, ये लंबा रूट। अब उन्हें स्वेज नहर के माध्यम से 27 दिनों की तुलना में अपने गंतव्य तक पहुंचने में 37 से 41 दिन लग रहे हैं। बात करते हैं पनामा नहर की। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम पनामा नहर कम जल स्तर से जूझ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष पहले की तुलना में पिछले महीने में कुल पारगमन में 36% की भारी कमी आई है। वैश्विक व्यापार में पनामा नहर का योगदान 6% का है। पूरा ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसमें पनामा नहर योगदान पनामा नहर रूट का 6% का है, याद रखिएगा। ये है पनामा नहर की लोकेशन, आप देख रहे हैं। इसमें भी वही रेड वाला है ओल्ड रूट और ग्रीन वाला न्यू रूट। पनामा नहर के बजाय केप हॉर्न मार्ग वाले जहाज को यात्रा में 18 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। जो यमन के विद्रोही ग्रुप है हौथी के नेतृत्व वाले हमलों से नौगमन मार्गों को बाधित करने वाले लाल सागर में संकट ने जटिलता को और बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशन की, यानी निहितार्थ क्या होंगे। व्यापार लागत में वृद्धि होगी। इन व्यवधानों का संचयी प्रभाव यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा विस्तारित कार्गो यात्रा दूरी, बढ़ती व्यापार लागत और अधिक गति से यात्रा करने वाले शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि में परिवर्तित हो जाता है। स्वेज नहर और पनामा नहर से बचने के लिए शिपिंग के अधिक दिनों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप खर्च बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त जहाजों के चक्कर की भरपाई के लिए तेजी से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, प्रति मील अधिक ईंधन जलाना और अधिक CO2 उत्सर्जित करना, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ रही हैं। और क्या इम्प्लीकेशन निहितार्थ हो सकते हैं? खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि,
लंबे समय तक रुकावट, विशेष रूप से कंटेनर शिपिंग में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सीधा खतरा पैदा करती है, जिससे संभावित रूप से देरी से डिलीवरी होती है, लागत कॉस्ट बढ़ जाती है। और इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? गैस पारगमन बंद होने से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, विशेषकर यूरोप में। विकासशील देशों पर प्रभाव क्या होगा? विकासशील देश इन व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील, वल्नरेबल पहले से हैं। अब बात करते हैं कि भविष्य की राह क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या निकलना चाहिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। संगठन वैश्विक व्यापार गतिशीलता में तेजी से बदलाव लाने के लिए जहाजरानी उद्योग से तेजी से अनुकूलन और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। वर्तमान चुनौतियों, भू राजनीतिक तनावों और जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रति व्यापार की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। विशेष रूप से इन झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील देशों के समर्थन में अस्थायी समाधानों के लिए सामूहिक प्रयास की मांग करती है। समस्त विश्व को एक साथ जुटकर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की राह बेहतर हो सके। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।